इंटरमीडिएट 2020 राजनीतिक शास्त्र के इस क्लास में मैं निशात अहमद आपका आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस वीडियो में राजनीतिक शास्त्र से जितने भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उन तमाम को डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है डॉक्टर रामानुजम। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी है इन्नी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए है भाषाओं की सूची, ऑप्शन नंबर बी है आरक्षण की सूची और ऑप्शन नंबर सी है पंचायती राज के कार्य और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है और उसमें कुल 22 भाषा को वर्णित किया गया है, 22 भाषा को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन ए है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है 2 दलीय व्यवस्था और ऑप्शन नंबर सी है बहुदलीय व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन नंबर बी है 2003 और ऑप्शन नंबर सी है 2005, ऑप्शन नंबर डी है 2007। तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है स्वराज आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी है नमक आंदोलन। तो 1942 में गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन जो था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? यानी भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1950 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1952 ईस्वी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है काठमांडू और ऑप्शन नंबर डी है ढाका। तो सार्क का मुख्यालय ढाका में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल काठमांडू में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? यानी भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, वो होता है प्रधानमंत्री, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का
प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए है मुखिया, ऑप्शन नंबर बी है सरपंच, ऑप्शन नंबर सी है पंचायत सेवक और ऑप्शन नंबर डी है प्रखंड प्रमुख। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रखंड प्रमुख, प्रखंड प्रमुख, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायत समिति है दोस्तों, पंचायत समिति, पंचायत राज व्यवस्था नहीं, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो समिति चुनता है प्रमुख प्रखंड को, प्रखंड प्रमुख को, इसलिए यहाँ प्रखंड प्रमुख इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? ऑप्शन ए है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय जनता दल और ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी ने। तो 2015 में महागठबंधन बना था और इनमें से सभी यानी जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल जिसको आरजेडी कहते हैं और कांग्रेस तीनों मिलकर महागठबंधन बनाया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मगर वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली थी, मगर यहाँ 2015 के बारे में पूछा जा रहा है आम चुनाव, तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 380 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 368। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाल श्रम, ऑप्शन नंबर बी है मानव अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ये संबंधित है मानव अधिकार से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी है बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी है हेग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए अभी जैसे कुलभूषण यादव का केस चल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही चल रहा है। अगला प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर सी है पीवी सिंह और ऑप्शन नंबर डी है आई के गुजराल। तो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिला को आरक्षण प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन नंबर बी है 44वां, ऑप्शन नंबर सी है 65वां, ऑप्शन नंबर डी है 73वां। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो ये आपको पता होना चाहिए सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और ऑप्शन नंबर बी है 1 जुलाई से 30 जून तक और ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन नंबर डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन नंबर बी है 27, ऑप्शन नंबर डी है 28 और ऑप्शन नंबर डी है 29। तो भारत में कुल 29 राज्य हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो राज्य बना है वो है आपको तेलंगाना, इसलिए इसका ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है कैरो, ऑप्शन नंबर डी है हवाना। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश
सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? पहले प्रश्न आया है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू। अब यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भारत सार्क का सदस्य है। अगला प्रश्न है यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बनाया? यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना है? ऑप्शन ए है 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1960 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1965 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1952 में बनाया गया। अगला प्रश्न है किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है रूस, और ऑप्शन नंबर डी है चीन। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रूस। अगला प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है राज्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी है राज्य आयोग, और ऑप्शन नंबर राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका पता होना चाहिए, योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया है। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 242, ऑप्शन नंबर सी है बी है 243, और ऑप्शन नंबर सी है 244, और ऑप्शन नंबर डी है 245। तो इसका सही ऑप्शन जो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही ऑप्शन 243 यानी ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन नंबर बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर सी है देवानंद कुंवर, ऑप्शन नंबर डी है केसरीनाथ त्रिपाठी। तो इसमें से ऑप्शन 3 जो है सत्यपाल मलिक, रामनाथ कोविंद, केसरीनाथ त्रिपाठी, ये सब बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। मगर अभी हाल फिलहाल में जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान, इसको आप रट लें, फागू चौहान। अभी फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं, इसलिए इनमें से वो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें फागू चौहान का नाम जरूर होगा। अगला प्रश्न है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ऑप्शन ए है 1968 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1970 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1973 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1975 ईस्वी। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो ये 1975 ईस्वी में बना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो चीन ने खुले द्वार नीति अपनाई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए है कोफी अन्नान, ऑप्शन नंबर बी है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी सी है बान की मून, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं उनका नाम असल में एंटोनियो गुटरेस है, और वो कोई भी इसमें नाम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और एंटोनियो गुटरेस ने 1 जनवरी 2017 को ये कार्यकाल संभाला था, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। 2017 में संभाला था, और 5 साल का वहां पर भी कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 108। तो इसका सही ऑप्शन जो
होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 72 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जिसने किया था उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो साथियों ये था कुछ VVI मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरमीडिएट 2020 के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को जरूर प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।